तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था होटल के अंदर जो लड़का होता है जिसका नाम नैनशैन है वो प्रिंस से मिलने के लिए आता है। प्रिंस को वो सारी बात बता रहा होता है कि होटल के अंदर क्या हुआ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो प्रिंस को बताता है कि वो किंग्स इन होटल के अंदर था। वहाँ पर डानमू ने एक सीन क्रिएट किया। उसने एक लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जबकि उसके साथ जो लड़का था उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उस लड़की ने आगे बढ़कर डॉन फैमिली की यंग मिस को एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारा। प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है डानजू तो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड वाली है। अगर उसको थप्पड़ पड़ा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन डॉन फैमिली के ऊपर कौन हाथ उठा सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एटीट्यूड वाला है? तो उसके बाद क्या हुआ? क्या उस लड़के को किसी ने सबक नहीं सिखाया? क्योंकि यहाँ पर रॉयल फैमिली के अंदर डॉन फैमिली के ऊपर हाथ डालने का मतलब सरासर मौत है। तुम भी तो वहाँ पर थे, क्या तुमने डॉन फैमिली की यंग मिस की मदद नहीं की? नैनशैन प्रिंस से कहता है हाँ मैंने वहाँ पर मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन हम सभी लोग यहाँ तक कि डानजू के फादर भी वहीं पर थे और किंग्जिन भी वहीं पर थी, हम सभी लोग उनके सामने नहीं टिक पाए। प्रिंस उसे कहते हैं एक 16 साल के लड़के ने तुम्हें वहाँ पर हरा दिया, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। नैनशैन उसे कहता है योर हाइनेस आप गलत समझ रहे हैं, उस 16 साल के लड़के ने वहाँ पर हमें नहीं हराया, उसने तो सिर्फ उस लड़की को थप्पड़ मारा था, बल्कि उसके साथ एक और लड़की थी, वो बहुत ज्यादा स्पेशल थी, वहाँ पर अपनी आई स्पिरिट को रिलीज कर रही थी, जिसकी आई स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल थी, कोई आम सी जान राम की एक्सपर्ट नहीं थी बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसे कहते हैं तू मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की के बारे में बता रही हो जो पता नहीं कहाँ से आई है और उसने निकाब पहना हुआ था और तुम उसको देख नहीं पाए, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उस लड़की में कुछ इंटरेस्ट होगी? नैनशैन उसे कहता है प्रिंस मुझे नहीं लगता कि आपको इस लड़की में कोई इंटरेस्ट होगी, पर आपको उस लड़के में जरूर इंटरेस्ट होगी। प्रिंस उसे कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझे इस लड़के में इंटरेस्ट क्यों होगी, आखिर उसका नाम क्या है, क्या तुम्हें उसका नाम पता है? नैनशैन उसे कहता हाँ मुझे उसका नाम पता है, उस लड़की ने उस लड़के का नाम लिनफेंग कहा था। प्रिंस उसे कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि लिनफेंग ये वही लड़का होगा कि यूनाई सेक्टर का आखिरी बचा हुआ मेंबर है, पर एल्डर्स ने अपनी जान दे दी, अपनी जान को सैक्रिफाइस करके उन्होंने इस लड़के की जान बचाई, क्या ये वाकई में वही लिनफेंग है? नैनशैन उसे कहता हाँ प्रिंस ये वही लड़का है। साथ ही नैनशैन उसे कहता है प्रिंस मुझे लगता है कि आपको इसकी बैकग्राउंड के बारे में जानकर और भी ज्यादा इंटरेस्ट होगी। प्रिंस उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो मुझे इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताओ। नैनशैन उसे कहता है लिनफेंग यांगजू टाउन में पैदा हुआ। साथ ही नैनशैन उसे कहता है ये उसका बेटा है। तो प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाते हैं। नैनशैन उसे कहता है मुझे इस बात में कोई भी शक नहीं है, ये उसी का बेटा है। तो प्रिंस उसकी सारी बात सुनने के बाद नैनशैन से कहते हैं नैनशैन मेरी बात सुनो, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये उसका बेटा है। तो इस सीरीज की शुरुआत से हमें ये नहीं पता कि लिनफेंग की मदर कौन है, तो यहाँ पर लिनफेंग की मदर को सीक्रेट रखा जा रहा है और यहाँ पर भी नहीं बताया जा रहा कि लिनफेंग की मदर आखिर है कौन। नैनशैन प्रिंस से कहता है ठीक है प्रिंस मुझे इस बात की समझ आ गई, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट सीन बाजार का दिखाया जाता है। जूजू किंगडम के दरवाजे खुल जाते हैं। लिनफेंग अपने कंपेनियंस के साथ बाजार के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है। यंग मास्टर कहता है जूजू किंगडम तो काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, हर तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। तो वहीं पर एक बंदा होता है जो कि बंस को बेच रहा होता है, बंस या फिर केक्स जो भी हैं। मास्टर वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक बच्चे की तरह कहता है मुझे बंस खाने हैं। जिंगजुन उसे कहती है यंग मास्टर मुझे भी बंस खाने हैं। वो उसे कहती है चलो हम लोग वहाँ पर चल के उस बंदे से बंस लेते हैं। और लिनफेंग और मैंकिंग से कहते हैं तुम दोनों यहीं पर रुको, हम लोग उस बंदे से बंस लेकर आते हैं। लिनफेंग मैंकिंग से कहता है मैंकिंग तुम तो अपनी सारी जिंदगी जंगल में रही हो, क्या तुमने कभी पेस्ट्रीज खाई है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी बंस खरीद कर लाता हूँ। मैंकिंग उसे कहती है हाँ मैंने कभी पेस्ट्रीज नहीं खाई, पेस्ट्रीज कैसी होती है, वो क्या होती है? इसी वक्त उन्हें पीछे से शोर की आवाज आती है। एक डीमन बीस्ट भागता हुआ उस तरफ आ रहा होता है और उसके ऊपर एक लड़का बैठा होता है, उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड बैठी होती है। ये दोनों यहाँ पर नोबल फैमिली के यंग मास्टर और यंग मिस हैं। तो उस लड़की का नाम जोंगलिंग है जो कि जोंग फैमिली की यंग मास्टर है। वो लड़का उससे कहता है जोंगलिंग मैं दोबारा इस रास्ते से नहीं आने वाला, यहाँ पर इस रास्ते के ऊपर तो बहुत सारे घटिया और गरीब लोग होते हैं, बेचारा डीमन बीस्ट इन सभी के बीच से चल नहीं पाता। जबकि यंग मिस जोंग भी उससे कहती है ये सभी गरीब लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ये तो चींटी की तरह है, इनकी तादाद खत्म ही नहीं होती। और वो अपने डीमन बीस्ट को उसी गली के अंदर से लेकर जा रहा होता है, जबकि यंग मास्टर वहाँ पर बंस खरीद रहा होता है। जैसे वो लोग वहाँ पर बंस खरीद रहे होते हैं उसी वक्त वो डीमन बीस्ट भागता हुआ उनके पास से गुजरता है। लिनफेंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उन दोनों को उठाकर साइड पर कर लेता है, जबकि उस बेचारे के बंस भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और वो अपने डीमन बीस्ट को लेकर वहाँ से गुजर जाते हैं। लिनफेंग कहता है ये लोग यहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट को अपने पालतू जानवर के तौर पर यूज कर रहे हैं और बाजार के अंदर किस तरह गुजर रहे हैं, इनको जरा भी ख्याल नहीं है कि बाकी के सभी लोग यहाँ पर हैं और ये उनके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। इन लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस की है, एक बार इन लोगों को मेरे हथे चढ़ने दो, उसके बाद मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ऑल ह्यूमन एकेडमी का दिखाया जाता है। ऑल ह्यूमन एकेडमी को सुप्रीम एकेडमी भी कहा जाता है। तो लिनफेंग यंग मास्टर से कहता है तो हम सभी लोग यहाँ पर फाइनली पहुंच गए हैं, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो लोग जैसी एकेडमी से अंदर दाखिल होते हैं वहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी होती है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आए होते हैं। वो सभी लोग लाइन में खड़े होते हैं, जबकि वहीं पर साइड पर कुछ नोबल्स खड़े होते हैं। ये नोबल फैमिली के यंग मास्टर होते हैं। सभी की तरफ
तरफ देखते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही, यहाँ पर कुछ और गरीब चले आए हैं। ये सभी लोग यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आए हैं। इस बार जितने भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आए हैं इनकी क्वालिटी तो कुछ ज्यादा ही बुरी है। ये सभी लोग आम से फीजेंट हैं। वहीं पर कुछ गरीब लड़की होते हैं जो कि साइड पर बैठी होती हैं। वो नोबल्स कहते हैं लगता है कि ये चारों लोग भी इन्हीं जैसे हैं। लेकिन इनके कपड़े उनसे काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये सभी लोग भी उन्हीं की तरह के गरीब लगते हैं। लेकिन लिन फैंग की तरफ देखकर वो कहते हैं इस लड़के की फिजिक काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है कि ये किसी अच्छी बैकग्राउंड से है और ऊपर से ये थोड़ा बहुत हैंडसम भी है। वहीं पर सामने रजिस्ट्रेशन के लिए कैल्डर बैठे होते हैं। लिन फैंग के सामने वाला जो लड़का होता है वो अपने पास से एक लेटर उस एल्डर को देता है। एल्डर कहते हैं तुम्हारी उम्र 17 साल है और तुम अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर हो। ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है तुम हमारी अकेडमी को ज्वाइन करने के लायक हो। वो उस लड़के से कहते हैं अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को अपने साथ लो और वहाँ पर जाकर इंतजार करो, बहुत ही जल्दी कोई वहाँ पर आएगा और तुम्हें हमारा टोकन दे देगा, उसके बाद तुम अकेडमी के अंदर जा सकते हो। लड़का उनसे कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसी वक्त वो दोनों लड़का लड़की भी यहीं पर आ जाते हैं। देर पहले जो बाजार के अंदर अपने बड़े से डीमन वुल्फ के ऊपर बैठ कर गुजर रहे थे, दोनों वहाँ पर आते हुए बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये कौन से रास्ते से हम लोग आ गए हैं। इस रास्ते के ऊपर तो बहुत ही गंदे और घटिया से लोग थे। तो उस लड़की का नाम जू क्यू है। जू क्यू उस लड़की से कहता है जोंगलिन चलो दफा करो उन सभी लोगों को, चलो जल्दी से हम लोग वहाँ पर जाते हैं, जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लिन फैंग कहता है ये दोनों तो वही बाजार वाले हैं, तो अपने बड़े से डीमन बीस्ट के ऊपर बाजार के अंदर से गुजर रहे थे और सामने से लोगों को देख भी नहीं रहे थे कि वो उसके नीचे आ रहे थे। लगता है कि ये दोनों भी इसी अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आए हैं। तो वो लड़का जो कि एल्डर के सामने खड़ा होता है वो अपना लेटर वापस लेने के बाद दूसरी तरफ चला जाता है, जबकि उसके पीछे हमारा यंग मास्टर होता है। यंग मास्टर कहता है अब मेरी बारी आ गई है। यंग मास्टर आगे होने लगता है। उसी वक्त जू क्यू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने पास से लेटर निकालते हुए एल्डर से कहता है एल्डर ये मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, प्लीज इसको देखें। जबकि यंग मास्टर बेचारा वहीं पर खड़ा रह जाता है। तो एल्डर जैसे ही उन दोनों की तरफ देखते हैं और उनके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो यंग मास्टर जू क्यू है और इसके साथ यंग मिस जोंगलिंग है। साथ ही वो उनसे कहते हैं तुम दोनों के फादर्स कैसे हैं, क्या वो ठीक हैं? तो ये दोनों किसी बड़ी नोबल फैमिली से हैं, इसी वजह से एल्डर्स इनकी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं। लिन फैंग जो कि हमारे यंग मास्टर के पीछे खड़ा होता है वो जू क्यू से कहता है क्या तुम्हें वहाँ पर पीछे लाइन में जाकर नहीं लगना चाहिए, इस वक्त हमारी बारी है, जाओ जाकर पीछे खड़े हो जाओ। जू क्यू उसकी बात को नहीं सुनता, वो एल्डर से बात कर रहा होता है। वो मास्टर से कहता है मास्टर आप तो बहुत ज्यादा यंग लग रहे हैं जैसे कि आप हमेशा दिखाई देते हैं। और वो एल्डर भी उसी के साथ ही हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त लिन फैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जू क्यू के कंधे पे रखते हुए कहता है तुमने जहाँ पर लाइन को तोड़ा है जाओ जाकर पीछे लाइन में खड़े हो, अभी हमारी बारी है। क्यों गुस्से के साथ उसे कहता है गरीब आदमी जल्दी से मेरे कंधे पर से अपना हाथ उठाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन फैंग उसे कहता है मैं बस तुम्हें लास्ट टाइम ये बात कह रहा हूँ, यहाँ पर लाइन को तोड़ा है जाओ जाकर पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। जू क्यू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिन फैंग से कहता है लगता है कि तुम वाकई में मरना चाहते हो। जबकि एल्डर भी उनसे कहते हैं तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हें नहीं पता कि ऑल ह्यूमन अकेडमी के बाहर इस तरह झगड़ा करना मना है, तुम में से कोई भी यहाँ पर झगड़ा नहीं कर सकता। यंग मास्टर भी लिन फैंग का बाजू पकड़ता है और उसे कहता है ब्रदर प्लीज तुम्हें इसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। जू क्यू उस एल्डर से कहता है जो कि उसका अपना ही मास्टर है, वो उसे कहता है मास्टर मुझे लगता है कि इस गरीब आदमी को किसी की इज्जत करने के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे नहीं पता कि इससे हाई स्टेटस के लोगों की किस तरह इज्जत की जाती है। ये तो यहाँ पर आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अगर आप चाहें तो मैं आपकी जगह पर इसे सबक सिखा सकता हूँ। आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारे मसले को बहुत ही जल्दी से निपटा दूंगा और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद उसके लेटर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं ठीक है तुम जो चाहे वो कर सकते हो लेकिन जल्दी से जल्दी करना, ज्यादा यहाँ पर शोर मत मचे। जू क्यू अपने मास्टर से कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इससे फाइट करने के लिए इजाजत देने के लिए। जिससे वो पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है अब मैं इस लड़के को अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है उसी वक्त उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच पड़ता है। जू क्यू बेचारा इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो पीछे की तरफ हटता है। तो लिन फैंग जल्दी से आगे बढ़कर उसके ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है। वो अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए घुटनों को वहीं पर नीचे टेक देता है। लिन फैंग उसे कहता है तो तुम यहाँ पर मुझे सबक सिखाने वाले थे कि किसी की इज्जत कैसे करते हैं, अब मैं तुम्हें जहाँ पर एक पार्ट सिखाता हूँ कि किस तरह किसी की इज्जत की जाती है, जिस तरह आप तुम मेरे सामने घुटने टेक कर बैठे हो। तो वहाँ पर जितने भी दूसरे गरीब बच्चे होते हैं वो सारे ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने यहाँ पर इस यंग मास्टर को सबक सिखाया है। सभी नोबल लोगों को क्या लगता है कि हम लोग गरीब हैं तो हम लोग इनकी बराबरी नहीं कर सकते। जबकि जू क्यू चिल्लाकर उन सभी से कहता है तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम सभी लोगों ने देखा नहीं कि इसने मेरे पर स्नीक अटैक किया है? अगर ये मेरे पर स्नीक अटैक नहीं करता तो ये कभी भी मुझे इस तरह नीचे नहीं झुका सकता था। मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, जब से मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया है तब से मैं सब लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा हूँ और कोई भी यहाँ पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स हैं। जब मैं 18 साल का था तभी मैं अपनी सोल लेयर के सेकंड लेवल पर पहुंच गया था। तुम सभी लोग यहाँ पर इस कमीने से घटिया इंसान के साथ मुझे कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये तो एक बहुत ही गरीब सा लो लेवल का इंसान है। साथ ही वो कहता है मैं इस लड़के को यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज करता हूँ कि अब हम दोनों में से कौन जिंदा बचता है। जबकि उसके साथ जो यंग मिस वहाँ पर खड़ी
खड़ी होती है जो कि ज़ूक्यू के साथ है। ज़ोंगलिन उस डीमन बीस्ट से कहती है, डीमन बीस्ट तुम्हें यहाँ पर इसके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अगर यहाँ पर अपने मास्टर का साथ दोगे तो ये 2 के साथ 1 का मुकाबला हो जाएगा, बिल्कुल भी फेयर फाइट नहीं रहेगी। साथ ही वो कहती है, ज़ूक्यू ये तो बहुत ही बेकार इंसान है, ये इस लड़के के साथ फाइट करने के लिए अपनी फुल पावर को रिलीज कर रहा है। ये लड़का यहाँ पर इससे हार जाता है तो ये मुझसे शादी करने के लायक भी नहीं है और ना ही ये तुम्हारा मास्टर बनने के लायक है। तो लिन फेंग और ज़ूक्यू यहाँ पर दोनों फाइट करने वाले हैं और ये वाली फाइट हम लोग अपनी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 63 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग अपने कंपेनियंस के साथ ऑल ह्यूमन एकेडमी के बाहर पहुंचता है, जिसे अब सुप्रीम एकेडमी का नाम दिया गया है। तो सुप्रीम एकेडमी के बाहर एक लड़का होता है, जिसके साथ लिन फेंग की फाइट हो जाती है। वो लड़का नोबल फैमिली का यंग मास्टर होता है और वो लाइन को काटते हुए आगे आ जाता है और वहीं पर बहस इतनी बढ़ जाती है कि लिन फेंग के साथ उसकी फाइट हो जाती है और लिन फेंग उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। पंच खाने के बाद लड़का नीचे गिर जाता है और उसके बाद चिल्लाकर बाकी सभी से कहता है, मैं एक जीनियस हूँ, मैं एक टैलेंटेड डिसाइपल हूँ। अगर इस लड़के ने मेरे पर स्नीक अटैक नहीं किया होता तो ये कभी भी मुझे मार नहीं सकता था। अब मैं इस लड़के को यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज करता हूँ और फिर से वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो ज़ूक्यू के पास जो मार्शल स्पिरिट होती है वो फायर टाइप की होती है। वो अपनी फायर टाइप की मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, जबकि लिन फेंग अपनी 8 पाम ऑफ द डेसोल्यूशन मूव को यूज करते हुए बड़ी बड़ी पाम्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो लड़का फिर से वहीं पर नीचे गिर जाता है। लिन फेंग उसे कहता है, क्या मैंने तुम्हें अलाउ किया कि तुम उठकर खड़े हो सकते हो, चलो जल्दी से नीचे झुक जाओ। लिन फेंग उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे फिर से नीचे की तरफ झुका देता है। लिन फेंग उसे कहता है, सभी इंसान एक दूसरे के बराबर के हैं, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम बाकी सभी से अलग हो? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम नोबल फैमिली के यंग मास्टर हो, हम सभी लोग एक जैसे एक समान हैं। वो लड़का ये बात सुनने के बाद फिर से चिल्लाकर लिन फेंग को गाली देता है। लिन फेंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके सर से पकड़ता है और उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है, जल्दी से आप मेरे सामने अपने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगो। लिन फेंग उसे कहता है, एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, तुम्हारे अंदर मैनर्स होने चाहिए, तुम्हारे अंदर तमीज होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें तमीज सिखाने वाला हूँ। मेरे सामने 3 बार अपना सर रगड़ो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लिन फेंग साथ ही उसके सर को पकड़ता है और पहली बार उसे जमीन के ऊपर पटक देता है। यहाँ पर जो नोबल फैमिली के लड़के खड़े होते हैं वो सभी लोग कहते हैं, ये लड़का कर क्या रहा है, हमें से किसी को तो आगे बढ़कर इस लड़के को रोकना चाहिए, क्योंकि ज़ूक्यू नोबल फैमिली का यंग मास्टर है। यहाँ पर हम सारे यंग मास्टर्स की इज्जत का सवाल है, इसी वजह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो लिन फेंग ज़ूक्यू के सर को फिर से ग्राउंड के ऊपर मारता है, क्योंकि लिन फेंग यहाँ पर पूरी 3 बार उसके सर को ग्राउंड के ऊपर मारने वाला है। और वहाँ पर लिन फेंग की तरह के जितने भी गरीब छोटी फैमिली के लड़के होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है। वो चिल्लाकर बाकी के नोबल यंग मास्टर से कहते हैं, हम तुम में से किसी को भी इस फाइट में इंटरफियर नहीं करने देंगे, क्योंकि इस लड़के ने खुद ही हमारे लिन फेंग को चैलेंज किया है। अगर तुम सभी लोग फाइट में हिस्सा लोगे तो हम सभी लोग भी फाइट में हिस्सा लेंगे। वो सारे यंग मास्टर्स जल्दी से आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ से वो सारे गाँव वाले गरीब लोग भी आगे बढ़ते हैं। दोनों भी आपस में फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि लिन फेंग उसको तीसरी बार पकड़ता है और ग्राउंड के ऊपर तीसरी बार उसके सर को झुकाने लगता है। जैसे वो उसके सर को नीचे करता है उसी वक्त मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वो एल्डर जो कि रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो लिन फेंग का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुम सभी लोग इस बार में भूल चुके हो कि मैं भी यहाँ पर हूँ? और साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारते हैं, क्योंकि वो एल्डर है, इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। वो जैसे ग्राउंड के ऊपर पाँव मारते हैं वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कहते हैं, ये एल्डर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ ग्राउंड के ऊपर पाँव मारने से ही इतनी ज्यादा फोर्स निकली है कि हम सभी लोग पीछे की तरफ फोर्स हो गए हैं। तो एल्डर उन सभी से कहते हैं, तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, पहले इन दोनों से मैं निपटूंगा जो कि इस सारे मसले में इन्वॉल्व है। तो एल्डर तो यहाँ पर एक नोबल फैमिली के यंग मास्टर का साथ ही देंगे। वो लिन फेंग से कहते हैं, रही बात तुम्हारी, तुम तो हमारी एकेडमी का हिस्सा नहीं हो, तुम यहाँ पर एकेडमी एडमिशन के लिए आए हो और यहाँ पर आकर सीन क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारे क्राइम की तुम्हें सजा दी जाएगी। लिन फेंग एल्डर से कहता है, एल्डर आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ मैंने किया है? क्या आपने देखा नहीं? यंग मास्टर भी चिल्लाकर एल्डर से कहता है, एल्डर जी आप गलत कर रहे हैं, सभी लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पर जो कुछ भी किया है इस ज़ूक्यू ने किया है। आप यहाँ पर ब्रदर लिन फेंग के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हम सभी ने ये देखा है। जिंगजुन भी उसे कहती है, हाँ एल्डर हम सभी ने ये सब कुछ देखा है। वहाँ पर जितने कॉमनर खड़े होते हैं वो सभी भी एल्डर से कहते हैं, एल्डर ये बात वाकई में सच है, क्यों पहले लिन फेंग के ऊपर अटैक करने वाला था और उसकी वजह से फेंग अपनी जान बचाने के लिए उससे अपने आप को बचा रहा था और उसने उसके ऊपर अटैक किया। लिन फेंग ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। एल्डर चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं, तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, लगता है कि तुम सभी लोग अपनी जगह भूल रहे हो कि तुम सभी लोग कौन हो। तुम्हें लगता है कि एक एल्डर होकर मैं यहाँ पर बच्चे के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ? वो सभी लोग एल्डर की
बात सुनने के बाद चुप हो जाते हैं। इस साथ ही एल्डर आगे बढ़ते हैं और ज़ूक्यू से कहते हैं, क्योंकि वो उसके मास्टर भी हैं, वो उसे कुछ और सिखाते हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं, ज़ूक्यू, एक कल्टीवेटर को ना सिर्फ अपनी बॉडी को ट्रेन करना चाहिए बल्कि अपने माइंड को भी ट्रेन करना चाहिए। तुम्हें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, कभी भी कोई भी तुम्हारे ऊपर कहीं से भी अटैक कर सकता है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और आगे जाकर अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। अब जबकि तुम यहाँ पर हार चुके हो तो तुम्हें अपनी हार को मान लेना चाहिए, क्योंकि तुम हार गए हो। कल्टीवेटर को अपनी हार को मानना आना चाहिए। ज़ूक्यू अपने मास्टर की बात सुनने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मास्टर मास्टर, ज़ूक्यू ने आपकी बात को मान लिया, मुझे समझ आ गई कि आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एल्डर उसे कहते हैं, ठीक है, जाओ जाकर रेस्ट करो। ज़ूक्यू लिनफेंग को घूरता हुआ वहाँ से चला जाता है। लिनफेंग एल्डर से कहता है, एल्डर, आपने अपने स्टूडेंट को काफी अच्छे अल्फाज कहे हैं और मैं इन अल्फाज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन एल्डर, मुझे लगता है कि आपको अपने डिसाइपल को इन सारी बातें सिखाने के साथ साथ अपने स्टूडेंट को थोड़े मैनर्स भी सिखाने चाहिए कि दूसरों की इज्जत कैसे की जाती है। अगर ये यहाँ पर दूसरों की इज्जत नहीं करेगा तो इसकी कल्टीवेशन भी बाज दफा इसको नहीं बचा पाएगी, क्योंकि इसके सामने कोई ऐसा आ सकता है जो कि कल्टीवेशन में इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और अगर ये उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो ये मारा जा सकता है। रही बात आपकी, तो मैं आपको एक एल्डर नहीं समझता, क्योंकि आपने यहाँ पर हम जैसे कॉमन स्टूडेंट्स को नोबल फैमिली के यंग मास्टर से बहुत ज्यादा कम समझा। आपको लगता है कि एक नोबल फैमिली का यंग मास्टर आपका स्टूडेंट होने के लायक है, इस एकेडमी में ज्वाइन करने के लायक है और वो चाहे जो मर्जी कर सकता है, जबकि हम जैसे कॉमन स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर एक नोबल फैमिली के यंग मास्टर की वजह से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया वो बुरा किया, जबकि उसने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। तो एल्डर लिनफेंग की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और लिनफेंग से कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी टीचिंग का तरीका बहुत ज्यादा गलत है, मैंने अपने डिसाइपल्स को किसी की इज्जत करना नहीं सिखाया। काफी लंबे अरसे के बाद कोई मुझसे इस तरह बात कर रहा है, जब से मैं एल्डर बना हूं किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। यंग मैन, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा इम्प्रेसिंग हो। लिनफेंग उसे कहता है, क्योंकि आप एल्डर है इसी वजह से हो सकता है कि बाकी के सभी लोग आपके सामने बात करने से डरते हों। रही बात यहाँ पर फाइट करने की, तो हम दोनों की यहाँ पर फाइट को आपने ही एग्री किया था। जब आपके स्टूडेंट ने कहा कि वो मुझे सबक सिखाना चाहता है तो आपने उसको इजाजत दी थी। यहाँ पर अपने स्टूडेंट को इजाजत देने के बाद आपने हम दोनों की फाइट में इंटरफियर किया। इसका मतलब तो यह है कि आपको अपने स्टूडेंट के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है और ना ही आपके ऐसे एल्डर की बात के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद आपने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया, एक कॉमन लड़के के ऊपर जो कि गांव का सीधा साधा लड़का है जिसकी कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो आज मुझे वाकई में ये बात समझ आई है कि सुप्रीम एकेडमी के एल्डर्स भी बहुत ज्यादा घटिया हैं। एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं, तो क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? और वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और लिनफेंग को उसके कंधे से पकड़कर पीछे घसीटते हुए ले जाते हैं और वहीं पर नीचे गिरा लेते हैं। मास्टर जिंगजुन और मैंकिंग तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एल्डर लिनफेंग को नीचे गिराने के बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं ताकि वो लिनफेंग की कल्टीवेशन को क्रिपल कर सके। लिनफेंग एल्डर से कहता है, एल्डर, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर मेरे पर अटैक करने से पहले 2 बार इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर एक एल्डर है सुप्रीम एकेडमी के। अगर आप यहाँ पर सारे बच्चों के सामने मेरे पर अटैक करेंगे तो आपकी एकेडमी की क्या इज्जत रह जाएगी? लोग आपकी एकेडमी के बारे में क्या सोचेंगे कि आप यहाँ पर एक जूनियर के ऊपर अटैक कर रहे हैं? एल्डर लिनफेंग से कहते हैं, हमारी एकेडमी के रूल्स के मुताबिक मैं क्योंकि एक एल्डर हूँ और तुमने यहाँ पर कुछ गलत किया है तो इसकी सजा के तौर पर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल कर सकता हूँ। लिनफेंग उसे कहता है, एल्डर, मैंने आपसे कब कह दिया कि मैं आपकी ऑल ह्यूमन एकेडमी को ज्वाइन करने वाला हूँ? अगर मैं आपकी एकेडमी को ज्वाइन ही नहीं करने वाला तो इसका मतलब मैं आपकी एकेडमी का स्टूडेंट नहीं हूँ और आपके रूल्स मेरे पर अप्लाई नहीं होते। एल्डर लिनफेंग की बात सुनने के बाद और भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जबकि तुमने खुद ही कह दिया कि तुम हमारी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर रहे, अगर तुम हमारी एकेडमी का हिस्सा नहीं हो तो हमारी एकेडमी के रूल्स तुम्हारे पर अप्लाई नहीं होते, यानी कि ये मसला मेरा पर्सनल मसला है और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन की बजाय तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। तो लिनफेंग एल्डर की बात सुनने के बाद फिर से वहीं पर खामोश हो जाता है कि ये बंदा तो ऐसे नहीं मानने वाला, जबकि बाकी के सारे बच्चे वहाँ पर खड़े यही सोच रहे होते हैं कि अब इस लड़की को कौन बचाएगा, ये लड़का तो अब यहाँ पर मरने वाला है। इसने एल्डर को गुस्सा दिला दिया है। अगर इस लड़के ने यहाँ पर ये सारी बातें ना भी की होती तब भी एल्डर इस लड़के को यहाँ से जाने नहीं देते, क्योंकि एल्डर की यहाँ पर इंसल्ट हुई है। रैंकिंग जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी लोगों से कहती है, सभी लोग जल्दी से पीछे हट जाओ, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते। तो जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी पावर्स को रिलीज करती है उसी वक्त उसके सामने एक और लड़का आकर खड़ा हो जाता है। वो अपने फैन को उसके सामने करते हुए कहता है, यंग लेडी, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मसले को आसानी से निपटा सकता हूँ। तो मैंकिंग वहीं पर रुक जाती है। सारे बच्चे उस लड़के को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो वो है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वो लड़का उन सभी को हेलो बोलता है। तो वो सभी लोग उसे देखकर ब्लश करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हम सभी लोग यहाँ पर लड़के हैं, फिर हम एक लड़के को देखकर ब्लश क्यों कर रहे हैं? वो लड़का सीधा जाकर एल्डर के पीछे खड़ा हो जाता है। एल्डर क्योंकि पीछे नहीं देख रहे होते, वो एल्डर से कहता है, एल्डर प्लीज आपको दोबारा सोचना चाहिए। एल्डर उसकी तरफ देखे बिना उसे कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात सुनने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ पर टीचर हूँ, तुम जो भी हो पीछे चले जाओ। फिर तुमने यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश की, मैं अपने टीचर और डिसाइपल के रिलेशनशिप को भूल जाऊंगा और यहाँ पर तुम्हें भी सजा दूंगा। वो लड़का टीचर की बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देता है। एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी
बात सुनने के बाद आगे से हंसने की। जैसे ही वो पीछे की तरफ घूमते हैं तो वो उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, यंग मास्टर वैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एल्डर जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, यंग मास्टर वैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साथ ही वो उसे वहाँ पर प्रॉपर्ली ग्रीट करते हैं। तो वो यंग मास्टर वैन उसे कहता है, एल्डर आप मेरे साथ इस तरह कैसे बिहेव कर सकते हैं, आपको पता है कि मैं यंगर जनरेशन का सिर्फ एक यंग मास्टर हूँ और आप यहाँ पर मुझे ग्रीट कर रहे हैं जबकि मुझे आपको ग्रीट करना चाहिए। साथ ही एल्डर उस लड़के से कहते हैं, यंग मास्टर वैन क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इस लड़के के लिए मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं इस लड़के को छोड़ दूं और मुझे दोबारा सोचना चाहिए। लड़का बहुत ज्यादा रूड है, यहाँ पर इसने काफी ज्यादा बदतमीजी की है। यंग मास्टर वैन एल्डर से कहता है, एल्डर अभी तक आपने इस बात को महसूस कर ही लिया होगा कि इस लड़के की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है। हालांकि ये लड़का काफी ज्यादा यंग एज का है लेकिन फिर भी कल्टीवेशन ज्यादा होने की वजह से मुझे लगता है कि हमें इस लड़के को यहाँ पर अपनी अकेडमी में रिक्रूट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़का हमारी सुप्रीम अकेडमी को ज्वाइन करेगा तो हमारी सुप्रीम अकेडमी को एक बहुत ही जीनियस डिसाइपल मिलने वाला है। एल्डर वैन की बात सुनने के बाद कहते हैं, यंग मास्टर जैसा कि आपने कहा बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये लड़का वाकई में एक जीनियस है। यंग मास्टर वैन उनसे कहता है, एल्डर अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फिर क्यों ना हम लोग इस लड़के के सामने प्रस्ताव रखें कि ये हमारी सुप्रीम अकेडमी को ज्वाइन कर ले। आपने इसके साथ जो कुछ भी किया या इसने आपके साथ जो कुछ भी किया उस सभी को बुला देते हैं। ऐसा ना हो कि कोई दूसरी बड़ी अकेडमी आए और इस लड़के को अपनी अकेडमी में ज्वाइन करवा ले और हमारे हाथ से ये जीनियस लड़का निकल जाए। तो एल्डर भी उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि यंग मास्टर वैन कौन है और क्या लिन फैंग इनकी सुप्रीम अकेडमी को ज्वाइन करेगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यंग मास्टर वैन वहां पर आता है और एल्डर को आकर रोक देता है और कहता है, ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमको नहीं लगता कि इस लड़के को हमारी सुप्रीम अकेडमी का एक स्टूडेंट होना चाहिए। एल्डर भी उसकी बात सुनने के बाद शांत हो जाते हैं क्योंकि लगता है कि उस लड़के का स्टेटस यहाँ पर सुप्रीम अकेडमी में काफी ज्यादा हाई है। यंग मास्टर वैन आगे बढ़ता है, लिन फैंग से कहता है, लड़के तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम हमारी सुप्रीम अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। लिन फैंग उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारी अकेडमी को ज्वाइन नहीं करूंगा। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं। मास्टर वैन उन्हें रोक देता है और फिर से आगे बढ़कर उसके सामने अपना हाथ करता और कहता है, चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। लिन फैंग उसे कहता है, नहीं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, किसी ऐसी अकेडमी को ज्वाइन नहीं करने वाला जहाँ के एल्डर्स इस तरह के हों। एल्डर्स इतने ज्यादा बुरे हैं। मैंने तुम्हारी अकेडमी के बारे में देख लिया है कि तुम्हारी अकेडमी किस तरह की है। तुम लोग यहाँ पर नोबल फैमिली के यंग मास्टर्स को रिस्पेक्ट देते हो जबकि हमारे जैसे कॉमन स्टूडेंट्स के साथ तुम लोग बहुत ही बुरा करते हो, यहाँ तक कि तुम हमारी जान भी ले सकते हो। यंग मास्टर वैन उसे कहता है, तुमने अभी हमारी सुप्रीम अकेडमी को देखा ही कहाँ है, तुमने तो सिर्फ इसके टॉप को देखा है, अभी तुमने इसकी बॉटम में जाना है। ये बहुत बड़ी अकेडमी है और मुझे लगता है कि अगर तुम हमारी अकेडमी को ज्वाइन करोगे तो तुम इस फैसले पर बिल्कुल भी नहीं पछताओगे। यहीं पर इनके वाइस प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, वैन आओ जू ने बिल्कुल ठीक कहा है, अभी तुमने हमारी अकेडमी में देखा ही क्या है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमें हमारी अकेडमी के अंदर आना चाहिए। अकेडमी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बुरे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक एल्डर की वजह से तुम हमारी अकेडमी को ज्वाइन करने से रिजेक्ट नहीं कर सकते। यंग मास्टर जिंगजुन से कहता है, सिस्टर क्या तुम्हें पता है कि ये बंदा कौन है। जिंगजुन से कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। उनके सामने जो लड़का खड़ा होता है वो उनसे कहता है, तुम लोग सुप्रीम अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए चले आए हो लेकिन तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि ये कौन है। ये सुप्रीम अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल हैं। तो वाइस प्रिंसिपल जैसे वहाँ पर आते हैं, यंग मास्टर वैन और एल्डर दोनों ही उसके सामने झुकते हुए उसे ग्रीट करते हैं। वाइस प्रिंसिपल वहाँ पर आने के बाद एल्डर से कहते हैं, एल्डर जल्दी से इस लड़के से माफी मांगो। एल्डर इस बात से काफी गुस्सा होते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, लेकिन मैं इससे माफी क्यों मांगू, मैं एक एल्डर हूँ। वाइस प्रिंसिपल उसे कहते हैं, एल्डर भाई मैंने तुमसे कहा है कि इससे माफी मांगो। तो एल्डर भाई उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं और लिन फैंग से कहते हैं, ठीक है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वाइस प्रिंसिपल उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बैठे हो, लेकिन तुम एक एल्डर हो, तुम्हें इस बारे में भूल चुका है कि किसी से माफी किस तरह मांगते हैं। लगता है कि तुम्हें इस बारे में भी सिखाना पड़ेगा। एल्डर भाई उनकी बात सुनने के बाद गुस्सा तो होते हैं, लेकिन क्योंकि वो वाइस प्रिंसिपल है इसी वजह से वो जल्दी से लिन फैंग के सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, मैं सुप्रीम अकेडमी का एक मार्शल आर्ट्स का इंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने यहाँ पर एक गलती की है, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाकर तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मैंने तुम्हारे साथ जिस तरह भी रूल बिहेव किया उसको नजरअंदाज करते हुए प्लीज हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर लो। तो लिन फैंग उसे आगे से कुछ भी जवाब नहीं देता, बल्कि आगे से वो साइड पर चला जाता है। वो यंग मास्टर के पास चला जाता है। एल्डर गुस्से के साथ उसे कहते हैं, मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांग रहा हूँ और आकर से तुम कुछ कह भी नहीं रहे। वाइस प्रिंसिपल लिन फैंग से कहते हैं, लगता है कि तुमने अपना फैसला कर लिया है कि तुम हमारी सुप्रीम अकेडमी
को ज्वाइन नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं। तुम चाहो तो तुम यहाँ पर हमारे टीचर्स के पास से सारी नॉलेज सीख सकती हो। तुम यहाँ पर एक फार्मर स्टूडेंट बनकर नहीं रहना चाहते तो ना रहो। तुम्हें यहाँ पर रजिस्टर नहीं करेंगे, तुम अपनी मर्जी से अकेडमी में आ जा सकते हो। यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं तुम उन सभी को यूज कर पाओगे। हमारी अकेडमी के कोई भी रूल्स तुम्हारे पर लागू नहीं होंगे, लेकिन तुम यहाँ पर जितने एल्डर्स से चाहो उतने एल्डर्स के तुम अपनी स्टडी कर सकते हो, उनसे मार्शल आर्ट सीख सकते हो। इससे तुम्हें अकेडमी से सिर्फ और सिर्फ फायदा ही मिलने वाला है, इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये सभी यंग मास्टर भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये वाइस प्रिंसिपल इस लड़के को इतनी ज्यादा ऑफर्स क्यों दे रहे हैं? क्या ये लड़का इतना ज्यादा स्पेशल है कि ये यहाँ पर इसके ऊपर से कोई भी रूल नहीं लागू कर रहे? ये लड़का अपनी मर्जी से अकेडमी में आ जा सकता है और इसे अकेडमी में रजिस्टर भी नहीं किया जाएगा। लिन फेंग उनसे कहता है प्रिंसिपल मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है कि यहाँ पर आने के बाद आप मेरे ऊपर इतने ज्यादा एहसान कर रहे हैं। इस सब की वजह क्या है? मैं इतना भी स्पेशल नहीं हूँ। वाइस प्रिंसिपल उसे कहते हैं तुम अपने आप को स्पेशल समझ सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर वजह नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मुझे किसी ने जो मिशन दिया था कि तुम्हें यहाँ पर रिक्रूट करना है, लेकिन मैं तुम्हें उस बंदे के बारे में नहीं बता सकता कि उसने ऐसा क्यों किया और क्यों कहा और वो कौन है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, इसी वजह से मैं उसकी बात को मान रहा हूँ। लिन फेंग उनसे कहता है ठीक है आपकी ऑफर काफी ज्यादा अच्छी है, अगर आप मुझे उस बंदे के बारे में नहीं बताना चाहते तो मत बताएं, और वैसे भी मेरे पास आपकी ऑफर को रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन मेरे पास एक और रिक्वेस्ट है जिसे आपको पूरा करना पड़ेगा। वाइस प्रिंसिपल उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं बताओ। लिन फेंग कहता है मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरे 3 और दोस्त भी हैं। अगर मैं यहाँ पर सुप्रीम अकेडमी को ज्वाइन करूंगा तो ये तीनों भी सुप्रीम अकेडमी को ज्वाइन करेंगे। एल्डर भाई चिल्लाकर उसे कहते हैं इस लड़के को हमने उंगली क्या पकड़ा दी, इसने तो पूरे का पूरा हाथ ही पकड़ लिया है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं एल्डर भाई प्लीज आप शांत रहो। लिन फेंग से कहते हैं ठीक है लड़के, तुम अपने तीनों कंपेनियंस के साथ यहाँ पर रह सकते हो और इन तीनों के लिए भी रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे। ये तीनों भी यहाँ पर रजिस्टर नहीं होंगे, अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, यहाँ पर जितने रिसोर्सेज है उनको भी यूज कर सकते हो। फेंग उनसे कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो अपने दोस्तों को लेकर पीछे की तरफ मुड़ जाता है। इस प्रिंसिपल कहते हैं ये लड़का तो वाकई में काफी बड़ा जीनियस है। यहीं पर से हमारा नेक्स्ट सीन उस लड़के का दिखाया जाता है, जाओ कियाओ का। जाओ कियाओ अपने एक दोस्त के पास खड़ा होता है जो कि उसका शायद एल्डर ब्रदर है या फिर उसका मार्शल आर्ट्स में सीनियर ब्रदर है। उसे कहता है सीनियर ब्रदर बाइजी प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं इस लड़के से बदला लेना चाहता हूँ, इस लड़के ने सभी के सामने मुझे ह्यूमिलिएट किया है। तो वो लड़का जल्दी से लिन फेंग की पावर्स को सेंस करता और कहता है ये लड़का अपनी सोल लेयर के 3rd लेवल पर है और इसकी कल्टीवेशन इतनी भी स्पेशल नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस लड़की को मारना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल रहेगा। जाओ कियाओ से कहता है सीनियर ब्रदर ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, प्लीज इस लड़के से बदला लेने मेरी हेल्प करो, इस लड़के को मार डालो। बाइजी अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त यंग मास्टर वैन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसे कहता है तुम लोग यहाँ पर किसकी जान लेने के बारे में सोच रहे हो? वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है यंग मास्टर वैन इस सब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? यंग मास्टर वैन उनसे कहता है तुम दोनों हालांकि यंग मास्टर्स हो किसी बड़ी नोबल फैमिली के, लेकिन मैं तुम दोनों को यहाँ पर वार्निंग देना चाहता हूँ, ये कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसको तुम गुस्सा दिलाना चाहोगे। बाइजी उसे कहता है इस लड़की के पास कोई फैमिली बैकग्राउंड कैसे हो सकती है, क्योंकि मुझे तो लगता है ये किसी आम सी कॉमन फैमिली से यहाँ पर आया हो और इसकी कल्टीवेशन भी ज्यादा हाई नहीं है, तो क्या तुम यहाँ पर इस लड़के को बचाने वाले हो? यंग मास्टर वैन उसे कहता है इस लड़के की बैकग्राउंड कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, ये वाकई में कॉमन फैमिली से है, मैं भी यहाँ पर इस लड़के को बचाने के लिए इसका साथ नहीं देने वाला। लेकिन उस लड़के के साथ क्या तुम उस लड़की को देख रहे हो जिसने निकाब किया हुआ है? मुझे लगता है कि हमारी पूरी अकेडमी में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कि इस लड़की का सामना कर सकते हैं, ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे उसे कहता है ये तो सिर्फ एक लड़की है। यंग मास्टर वैन उसे कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ जाकर लिन फेंग के ऊपर अटैक करके देखो, उसके बाद देखना तुम्हारा क्या बनता है। और साथ ही वो आगे बढ़ जाता है और कहता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम उस लड़की का मुकाबला कर सको, इसलिए इस बारे में सोचना भी मत कि तुम अपनी इस थोड़ी सी पावर के साथ उस लड़के या फिर उस लड़की को मार सकते हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करने के बारे में सोचोगे भी तुम्हें एक बहुत ही बुरी दर्दनाक मौत मिलने वाली है। वो तीनों भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो लिन फेंग अपने दोस्तों को लेकर आगे की तरफ जा रहा होता है, तो यंग मास्टर वैन भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहता है तुम लोग इतने तेज तेज क्यों चल रहे हो, तुम लोग तो मेरा इंतजार भी नहीं कर रहे। लिन फेंग से कहता हम तुम्हारा इंतजार क्यों करेंगे, आखिर तुम हो कौन और जहाँ पर हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? यंग मास्टर वैन उसे कहता है तो कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं तो तुम्हें यहाँ पर सुप्रीम अकेडमी में वेलकम करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं सुप्रीम अकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ। तुमने अभी तक सुप्रीम अकेडमी का आउटर पार्ट देखा है, मैं तुम्हें इसका इनर पार्ट भी दिखा सकता हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलो। और वो उनको अपने साथ लेकर अकेडमी के अंदर चला जाता है। तो यंग मास्टर वैन उनसे कहता है बहुत सारे कल्टीवेटर्स को हमारी हीवन अकेडमी के बारे में नहीं पता, लेकिन हमारी सुप्रीम अकेडमी वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पर जितने रिसोर्सेज हैं वो बाकी की अकेडमीज के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ज्यादातर कल्टीवेटर्स को इसको ज्वाइन करने का मौका नहीं मिल पाता। यंग मास्टर वैन उनसे कहता है चलो मैं तुम्हें अपनी अकेडमी के कुछ रूल्स के बारे में बताता हूँ। अकेडमी को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर तुम्हें 3 फैक्शंस में से एक फैक्शन को चूज करना पड़ता है। लिन फेंग उसे कहता है कौन सी फैक्शंस, क्या तुम मुझे बताओगे? मास्टर वैन उसे कहता है क्या तुम वहाँ पर नीचे उस लड़के को देख रहे हो? तुम ये पावर्स को सेंस
सेंस करना आता है? अगर पावर्स को सेंस करना आता है तो जरा उसकी पावर्स को सेंस करके बताओ। तो लिन फेंग अपनी आंखों में डार्क स्पिरिट को रिलीज करते हुए उस लड़के की पावर को सेंस करता है। फेंग कहता है ये बंदा तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी बॉडी के इर्द गिर्द जो ऑरा रिलीज हो रहा है वो काफी ज्यादा मैजेस्टिक है। लेकिन ये लड़का अपनी ऑरा की पावर को इस तरह से ओपनली क्यों रिलीज कर रहा है? इसके तो अपनी ऑरा की पावर को हाइड करके रखना चाहिए। यंग मास्टर वैन उसे कहता है ये लड़का जानबूझकर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज नहीं कर रहा, बल्कि इसकी की पावर खुद बहुत रिलीज हो रही है। ये इसकी नेचुरल स्टेट है। तो मैं यहाँ पर जिन 3 फैक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, ये सबसे पहली फैक्शन है। यहाँ पर तीनों फैक्शंस में से सबसे पहली फैक्शंस है दी कमांडर्स की। इसमें कमांडर्स और जनरल्स आ सकते हैं जो कि हजारों की तादाद में सोल्जर्स को लीड करते हैं। तो एक सोल्जर जो कि बहुत ज्यादा प्राइडफुल होता है, अगर वो इस तरह अपनी मार्शल स्पिरिट या अपनी की पावर को रिलीज कर रहा है तो इसके लिए बड़ी गर्व की बात है। इसी वजह से इस फैक्शन के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अपनी मार्शल स्पिरिट और अपनी की पावर को इसी तरह रिलीज कर रहे होते हैं। लिन फेंग भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। यंग मास्टर वैन उसे कहता है अब जबकि हमें यहाँ पर हमारे कमांडर्स और जनरल्स मिल गए हैं, क्या तुम दूसरी फैक्शन के बारे में गैस कर सकते हो कि दूसरी फैक्शन कौन सी होगी? लिन फेंग उसे कहता है क्या हमारी दूसरी फैक्शन स्ट्रेटेजिस्ट की होगी? यंग मास्टर वैन उसे कहता है हाँ, हमारी दूसरी फैक्शन में बहुत सारे मिनिस्टर्स और स्ट्रेटेजिस्ट आ जाते हैं जो कि पीछे बैठकर इन सभी आर्मी जनरल्स को भी कंट्रोल करते हैं और सारे प्लान्स बनाते हैं, ताकि ज़ूजू किंगडम के अंदर पैलेस के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सभी के सभी हमारी सुप्रीम अकेडमी से ही जाते हैं। हालांकि ये सभी लोग जंग में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन ये पीछे बैठकर सिर्फ एक ऑर्डर जारी करते हैं, पूरी की पूरी आर्मी को मरवा सकते हैं या फिर पूरी की पूरी आर्मी को जितवा सकते हैं। लेकिन तुम में से कोई भी इस फैक्शन को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ये सभी लोग नोबल फैमिली से आते हैं, इनकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा पावरफुल होती है, कॉमनर्स इनको ज्वाइन नहीं कर सकते। लिन फेंग उसे कहता है अब जबकि यहाँ पर जनरल्स और कमांडर्स भी आ गए और साथ ही स्ट्रेटेजिस्ट भी आ गए और मिनिस्टर्स भी आ गए, तो यहाँ पर तीसरी फैक्शन के बारे में बताया था, अब मुझे ये बताओ कि तीसरी फैक्शन कौन सी है? यंग मास्टर वैन उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तीसरी फैक्शन के बारे में बताता हूँ। थोड़ी देर पहले तुमने अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने वाले की को सेंस किया था, अब जरा उस टेक्निक को मेरे ऊपर यूज करो और मेरी की पावर को सेंस करो। लिन फेंग उसकी तरफ देखता है और इसकी की पावर को सेंस करता है। लिन फेंग कहता है तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन की स्किल्स ही नहीं है, तुम एक कल्टीवेटर नहीं हो, तुम्हारे पास कोई भी की पावर नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम एक एक्सपर्ट होगे, लेकिन तुम तो एक कल्टीवेटर भी नहीं हो। यंग मास्टर वैन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बिल्कुल ठीक देखा है? लिन फेंग उसे कहता है हाँ, मेरी टेक्निक मुझे धोखा नहीं देती, मैंने बिल्कुल ठीक देखा है, तुम एक कल्टीवेटर नहीं हो। यंग मास्टर वैन वहीं से खड़े खड़े बड़ी स्पीड से घूमता है और अपने पंखे को लिन फेंग की गर्दन पे रख लेता है। उससे कहता है अगर मेरे हाथ में इस वक्त एक नाइफ होता तो अब तक मैंने तुम्हारा गला काट दिया होता। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं एक कल्टीवेटर नहीं हूँ? तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि तीसरी फैक्शन कौन सी है और हमारा लिन फेंग इन तीनों फैक्शन में से कौन सी फैक्शन को ज्वाइन करेगा। तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यंग मास्टर वैन हमारे लिन फेंग को तीनों फैक्शंस के बारे में बता रहा था। वो उससे पहले 2 फैक्शंस के बारे में बताता है कि पहले तो कमांडर्स आ जाते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजिस्ट और मिनिस्टर्स आते हैं, तीसरे नंबर पर वो उसे कहता है कि मेरी कल्टीवेशन को चेक करो। फिर साथ ही वो बड़ी स्पीड से अपने फैन को उसकी गर्दन में रख लेता और कहता है अगर मेरे हाथ में नाइफ होता तो अब तक तुम्हारी गर्दन काट चुकी होती। तुम्हें इस बारे में अंदाजा तो हो गया होगा कि तीसरी फैक्शन कौन है। मैं तीसरी फैक्शन से हूँ। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो तीसरी फैक्शन किलर्स की फैक्शन है, यानी असैसिन्स की। लिन फेंग कहता है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है और मुझे लगा था कि ये कल्टीवेटर ही नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी से कोई भी की पावर नहीं निकल रही। यंग मास्टर वैन उसे कहता है हाँ, तीसरी फैक्शन असैसिन्स की है। असैसिन का मेन ट्रेड यही होता है कि वो अपनी पावर्स को कंसील कर सकता है। वो अपने दुश्मन का तब तक पीछा करता है जब तक उसे मौका ना मिले उसके ऊपर अटैक करने का। वो उसके ऊपर तब अटैक करता है जब उसके दुश्मन को जरा भी इस बारे में ख्याल ना हो कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। लिन फेंग उसकी सारी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है सुप्रीम अकेडमी वाले तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस है। ये लोग यहाँ पर जनरल्स और कमांडर्स बना रहे हैं, इसके साथ साथ मिनिस्टर्स बना रहे हैं और फिर यहाँ पर किलर्स भी हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे ज़ूजू किंगडम में इनके लोग फैले हुए हैं। यही लोग यहाँ पर पूरे ज़ूजू किंगडम को चला रहे हैं। लिन फेंग यंग मास्टर वैन की बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारी सुप्रीम अकेडमी का जो हेड है वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान हो सकता है। यंग मास्टर वैन उसे कहता है हाँ, हमारी सुप्रीम अकेडमी का जो ओनर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारी अकेडमी का जो प्रिंसिपल है उसने कभी भी यहाँ पर अपीयरेंस नहीं दी। यहाँ पर सिर्फ वाइस प्रिंसिपल है जो कि पूरी की पूरी एकेडमी को संभालते हैं। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि हमारी एकेडमी का जो प्रिंसिपल है वो रॉयल फैमिली से है। फिर साथ ही यंग मास्टर से कहता है क्या तुम लोगों ने इस बारे में सोच लिया कि तुम लोग कौन कौन सी फैक्शन को ज्वाइन करने वाले हो? लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कमांडर की फैक्शन बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं एक जनरल बनना चाहता हूँ। यंग मास्टर डॉन फेंग उसे कहता है ब्रदर, अगर तुम एक कमांडर बनना चाहते हो तो मैं भी एक कमांडर बनूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यंग मास्टर वैन उनसे कहता है अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम लोग कमांडर बनना चाहते
चाहते हो मैं तुम्हें टेस्ट वाली जगह पर लेकर चलता हूँ, जहाँ से तुम लोग अपनी फैक्शन को चूज कर सकते हो। यंग मास्टर वैन आगे की तरफ चल पड़ता है। लिन फेंग उसे कहता है जरा रुको, मेरी बात सुनो, मैं इस बात में काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। वाइस प्रिंसिपल ने कहा था कि उन्हें किसी ने ऑर्डर्स दिए ये सब कुछ करने की, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ, फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें भी किसी ने यहाँ पर ऑर्डर्स दिए ये सब कुछ करने के? यंग मास्टर वैन उसे कहता है नहीं, इस बार तुम गलत हो, मुझे किसी के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना पसंद है। यंग मास्टर वैन उसे कहता है मैं इस बात को तुम्हें कैसे समझाऊं, चलो मैं तुम्हें सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। कि हम दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी वक्त मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। तो हमारा लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद बड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है। यंग मास्टर चिल्लाकर उससे कहता है तुमने अपने चेहरे को इस तरह बुरा सा क्यों बना लिया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, कुछ गलत मत समझना। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन वाइस प्रिंसिपल और मास्टर बाई का दिखाया जाता है। वाइस प्रिंसिपल एल्डर बाई के साथ चलते हुए जा रहे होते हैं। वो एल्डर बाई से कहते हैं क्या तुम अभी तक गुस्सा हो? एल्डर बाई से कहते हैं हाँ मैं अभी तक गुस्सा हूँ, लेकिन वाइस प्रिंसिपल आपने वहाँ पर मुझे ऑर्डर दिया था उस लड़की से माफी मांगने का, इसी वजह से मैंने आपके ऑर्डर को फॉलो किया, मैं आपके ऑर्डर को अनफॉलो कैसे कर सकता हूँ? वाइस प्रिंसिपल उसे कहते हैं तुम्हें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि जब मैं किसी चीज को करने का सोच लेता हूँ तो उसे जरूर करता हूँ, मैं हमेशा अपने ही रूल्स को फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे वो सब कुछ करने को कहा। ये सब कुछ करने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। क्या तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में पूछा था? ठीक है, जाओ जाकर उस कल्टीवेशन टेक्निक को ले लो, उन्हें जाकर मेरा बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है। एल्डर बाई प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में? तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो अपनी कल्टीवेशन टेक्निक लेने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से यंग मास्टर वैन, लिन फेंग और यंग मास्टर डॉन फेंग का दिखाया जाता है। वो तीनों ही कमांडर्स की फैक्शन के लिए टेस्ट देने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं पर रास्ते में जो लड़के होते हैं वो इनको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। इनफैक्ट यंग मास्टर वैन से कहता है यहाँ पर स्टूडेंट्स में तुम्हारा रैंक क्या है कि सभी लोग तुम्हें घूर कर क्यों देख रहे हैं, लगता है ये सभी लोग तुमसे डरते हैं। यंग मास्टर वैन उसे कहता है तुम्हें पॉजिटिवली सोचना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि ये सभी लोग मुझसे नहीं बल्कि तुमसे डर रहे होंगे, मैं तो बस एक रेगुलर सा डिसाइपल हूँ जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है। फिर वैन उनसे कहता है तो हम लोग यहाँ पर पहुँच आए हैं, यहीं पर तुम्हारे कमांडर बनने के लिए तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। वहाँ पर सामने एक स्क्वायर के सेंटर में एक पानी का पॉन्ड होता है और उस पॉन्ड के ऊपर पिलर होता है जिसके ऊपर एक एल्डर बैठे होते जीतर बचा रहे होते हैं। जीतर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बचाकर सभी के माइंड में इल्यूजन क्रिएट करते हैं। जो भी इनके इल्यूजन में एंड तक बचा रहता है वो इस टेस्ट को पास कर लेता है और उसे कमांडर फैक्शन में सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर पहले से पॉन्ड के इर्द गिर्द काफी सारे बच्चे बैठे होते हैं, वो सभी लोग टेस्ट दे रहे होते हैं। हमारा लिन फेंग यंग मास्टर वैन से कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? वैन उसे कहता है शांत रहो, अभी टेस्ट चल रहा है, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे मास्टर वहाँ पर जीतर बजाते हैं तो एक बच्चा कहता है मास्टर मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो उठकर बाहर चला जाता है क्योंकि वो अनसेलेक्ट हो गया है। बाकी के सारे बच्चे वहीं पर बैठे रहते हैं और मास्टर वहाँ पर जीतर बजाते रहते हैं। मास्टर अपनी जीतर को बजाना बंद करने के बाद उन सभी बच्चों से कहते हैं तुम में से जो भी यहाँ पर अभी तक बैठे हुए हैं तुम सभी की विल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम सभी ने इस टेस्ट को पास कर लिया है। वो सारे बच्चे जो कि मेरे जीतर की धुन खत्म होने से पहले ही जाग गए थे, जिनको होश आ गई थी, वो सभी लोग फेल हो गए हैं, बाकी सभी को कमांडर फैक्शन में ज्वाइन करवाया जाएगा। यंग मास्टर वैन लिन फेंग से कहता है यही तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें इस टेस्ट को पास करना होगा, चलो जल्दी से तुम दोनों भी वहाँ पर पॉन्ड के पास बैठ जाओ क्योंकि अब तुम दोनों की बारी है। तो लिन फेंग और यंग मास्टर डॉन फेंग दोनों ही वहाँ पर पॉन्ड के पास ही बैठ जाते हैं। मास्टर फिर से अपने जीतर को बचाना स्टार्ट करते हैं और उनसे कहते हैं तुम सभी लोग जल्दी से अपने आप को रिलैक्स करो, अपने बाजू को ढीला छोड़ दो और अपने माइंड को बहुत ज्यादा शांत कर लो कि तुम्हारी बॉडी और ये पूरी की पूरी जगह एक हो जाए। मेरे इस म्यूजिक को फील करो। मार्शल आर्ट्स में तुम्हें ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है बल्कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे माइंड दोनों को एक साथ स्ट्रेंथन करना होता है। एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत होती है और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग माइंड की भी जरूरत होती है। हमारा लिन फेंग जैसी वहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है वो इल्यूजन में चला जाता है। वो एक बैटल ग्राउंड के ऊपर होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सामने की तरफ देखता है, सामने से आर्मी सोल्जर्स आ रहे होते हैं। लिन फेंग उन सारे सोल्जर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो दूसरी तरफ देखता है तो दूसरी तरफ काफी सारे बारबेरियंस टाइप्स के लोग होते हैं। लिन फेंग उन सभी के सेंटर में होता है। वो सभी लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, बारबेरियंस को मारना शुरू कर देते हैं, जबकि बारबेरियंस उन सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं और उनका ब्लड लिन फेंग के चेहरे पर गिरता है। लिन फेंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये सभी लोग तो वाकई में रियली फाइट कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये बैटलफील्ड एक रियल है या फिर फेक है? इस वक्त एक तीर उड़ता हुआ लिन फेंग की गाल को छूकर निकल जाता है और लिन फेंग को महसूस होता है जैसे कि उसकी गाल के ऊपर कट लगा है और उसकी गाल से ब्लड भी निकल रहा होता है। लिन फेंग कहता है ये बैटलफील्ड तो वाकई में एक असली बैटलफील्ड है, अब मैं क्या करूं? है कि मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब मुझे इनसे फाइट करना पड़ेगी। लिन फेंग सामने वाले बारबेरियंस की तरफ देखता और कहता है अब जबकि तुम लोगों ने पहले मेरे पर अटैक किया है तो इसका मतलब तुम मेरे दुश्मन हो। और हमारा लिन फेंग भी वहाँ पर अपने हाथ चलाना शुरू करता है। वो उनको पंचेस और किकिस मार रहा होता है, साथ ही वो अपनी उंगली को तलवार की तरह यूज करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और लाइफ टेकिंग स्वर्ड को यूज करते हुए एक जोरदार घुमाव के साथ अपनी तलवार को घुमाता है और वहाँ पर काफी सारे बारबेरियंस को मार देता है। लिन फेंग कहता है हालांकि अपनी उंगली को
को तलवार बनाकर मैं बहुत ही कम मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर पा रहा हूँ, लेकिन ये काफी बेहतर है। उसी वक्त लिन फेंग की बॉडी के अंदर से उसकी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट रिलीज होती है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है। वो सभी लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लिन फेंग भी हैरान होता है और कहता है मैंने तो अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट को समन किया नहीं, तो फिर ये हुद बाहुद बाहर कैसे आ गई। तो लिन फेंग की डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट बाहर निकलने के बाद अपनी बड़ी सी तलवार के साथ आसमान के ऊपर एक स्लैश लगाती है, जिससे आसमान के ऊपर क्रैक पड़ता है। लिन फेंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या, इसने तो आसमान के अंदर क्रैक डाल दिया। और उसी क्रैक के ओपन होने के साथ ही लिन फेंग की आंख खुल जाती है और लिन फेंग उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। लिन फेंग अपने सामने देखता और कहता है ये क्या, तो एक इल्यूजन के अंदर था। वो अपनी गाल पे हाथ लगाता है जहाँ पर उसे एरो लगा था। वो कहता है ये तो सिर्फ एक इल्यूजन थी, लेकिन उस इल्यूजन की वजह से मुझे जो दर्द हुआ था वो बिल्कुल रियल महसूस हो रहा था। वो सामने की तरफ देखता है तो मास्टर अभी वहाँ पर बैठे जीथर बजा रही होती है। लिन फेंग अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करते हुए मास्टर की तरफ देखता है तो मास्टर के जीथर के अंदर से काफी सारी सोल एनर्जी निकल रही होती है। ये मास्टर की मास्टर स्पिरिट है, जिसके जरिए से वो सभी के दिमाग में इल्यूजन डाल देते हैं। लिन फेंग कहता है तो मेरी मास्टर स्पिरिट ने, मेरी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट ने मेरी मदद की उस इल्यूजन से बाहर निकलने में, वरना मैं भी वहाँ पर इल्यूजन के अंदर फंसा रहता। तो थोड़ी देर के बाद मास्टर जब अपने जीथर को बजाना बंद करते हैं, यंग मास्टर की तरफ दिखाते हैं। यंग मास्टर डॉन फेंग वहाँ पर बैठा लंबे लंबे सांस ले रहा था और उसके साथ वाले भी जिन्होंने इस टेस्ट को पास कर लिया है। लिन फेंग उसे कहता है डॉन फेंग क्या तुम ठीक हो? डॉन फेंग उसे कहता है हाँ ब्रदर लिन फेंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है। लिन फेंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये भी बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन इसने भी उस बैटल फॉर्मेशन के अंदर सर्वाइव किया है। लगता है कि इसकी मार्शल सोल काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मास्टर उन सभी से कहते हैं तो आज के लिए इतना ही है, ये हमारा आखिरी टेस्ट है। तुम में से जितने लोग मेरी धुन के खत्म होने से पहले जा गए थे वो सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में पास नहीं हो सके। मैंने जहाँ पर अपने जीथर को बचाकर तुम्हारे माइंड के अंदर एक इल्यूजन डाली थी, वो बैटलफील्ड तुम्हारी विल पावर को चेक करने के लिए टेस्ट थी कि फ्यूचर में तुम एक कमांडर बन सकते हो या नहीं। अगर तुम सभी लोग इस टेस्ट को फेल कर गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कमजोर हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर किसी और फैक्शन में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को अगर यहाँ पर एडमिशन मिला है तो तुम सभी लोग जीनियस हो, इसलिए तुम्हें इस बार में बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। तुम इस टेस्ट में फेल हो गए हो। सभी लोग ये बात सुनने के बाद वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं। मास्टर लिन फेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं लड़के तुम अभी तक यहीं पर क्यों हो? मैंने देखा था कि तुम भी मेरी धुन को खत्म करने से पहले ही जाग गए थे। तो बाकी के सभी लोग भी लिन फेंग की तरफ देखते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्यों खड़ा है। लिन फेंग मास्टर से कहता है मास्टर प्लीज मुझे एक और चांस दें। और सभी लड़की कहती हैं इस लड़के को क्या लगता है कि मास्टर इसे यहाँ पर सेकंड चांस देने वाले हैं, क्योंकि कभी किसी को सेकंड चांस नहीं मिला। यहाँ पर रिजल्ट तो बिल्कुल सेम ही आने वाला है। अगर ये एक बार उनकी इल्यूजन में नहीं टिक पाया तो दूसरी बार भी नहीं टिक पाएगा। तो यहीं पर एक मोटू सा लड़का होता है, वो गुस्से के साथ चिल्लाकर लिन फेंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक वीकलिंग हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से तुम इस टेस्ट में पास नहीं हो सके। अगर तुम यहाँ पर इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि तुम कमजोर हो, तुमने टेस्ट को फेल कर दिया है, तुम तो एक कमजोर इंसान से भी ज्यादा कमजोर हो। तो मास्टर वहाँ पर उन सारे बच्चों की बातें सुनते हैं और लिन फेंग का रिएक्शन भी देखते हैं। मास्टर कहते हैं ये लड़का उन सभी की बातें सुनने के बाद एक जरा सा भी रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब तो यह कि ये लड़का वाकई में कोई महान जीनियस है। मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पर इसे एक और मौका देना चाहिए? मास्टर लिन फेंग से कहते हैं ठीक है यहाँ पर पॉन्ड के पास बैठ जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक और मौका देने को तैयार हूँ। लिन फेंग मास्टर से कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लिन फेंग वहीं पर बैठ जाता है, जबकि मास्टर फिर से जीथर बजाना शुरू करते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिन फेंग इस टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग कमांडर फैक्शन के लिए टेस्ट देने के लिए जाता है, जहाँ पर एक मास्टर एक पॉन्ड के ऊपर पिलर के ऊपर बैठे और जीथर बजा रहे होते हैं, और उसी जीथर से वो उनके माइंड के अंदर एक इल्यूजिनेशन डालते हैं। इसी इल्यूजन की वजह से अगर वो लोग जल्दी जाग जाते हैं उनका गाना खत्म करने से पहले पहले, तो वो लोग टेस्ट को फेल कर देते हैं। और लिन फेंग भी उनके इल्यूजन से पहले बाहर निकल आता है और मास्टर से भी फेल कर देते हैं, जबकि लिन फेंग उनसे एक सेकंड चांस मांगता है। तो मास्टर से सेकंड चांस दे देते हैं। मास्टर से कहते हैं ठीक है, लेकिन ये आखिरी चांस होगा। जैसे वहाँ पर जीथर बजाना शुरू करते हैं, वो साथ ही लिन फेंग की तरफ भी देख रहे होते हैं, और वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि पानी के अंदर कोई भी हलचल नहीं है, यानी कि उनके जीथर की धुन की वजह से लिन फेंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। लिन फेंग की बॉडी के अंदर से उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है वो उसको गार्ड कर रही होती है, और मास्टर के जीथर की हेलुसिनेशन का लिन फेंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। मास्टर जल्दी से अपनी धुन को बंद करते हैं और लिन फेंग से कहते हैं तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है। पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर इसी तरह बच्चों का टेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी
भी ऐसा नहीं देखा जो कि मेरी इल्यूजन से बच सके, लेकिन तुम तो मेरी इल्यूजन से जरा भी इफेक्टेड नहीं हुए। तो पिछले एपिसोड में वो मोटा सा लड़का जो कि लिन फेंग को भाषण दे रहा था कि तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो और तुम अपनी गलती को मान नहीं रहे, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें इस बारे में मान लेना चाहिए कि तुम फेल हो और तुम वीक हो। मुझे सुनने के बाद काफी ज्यादा शर्मिंदा आ जाता है और सोच रहा था अब मैं क्या करूं, मैंने तो इस लड़के की कुछ ज्यादा इंसल्ट कर दी है। मास्टर भी नीचे उतर आते हैं और लिन फेंग से कहते हैं तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो। लिन फेंग कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी वक्त वो मोटू लड़का आगे बढ़ता है, लिन फेंग से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लगता है कि मैंने कुछ देर पहले अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं किया और तुम्हारी कुछ ज्यादा इंसल्ट कर दी, मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी किया है उस सभी के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और साथ ही अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ कर भी सकता हूँ। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुमने कुछ कहा था, लेकिन मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहा कि तुमने उस वक्त क्या कहा था। मुझे पता है कि उस वक्त तुमने गुस्से में सब कुछ कह दिया। तो मोटू लड़का भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, मेरा नाम जॉन चैन है। लिन फेंग उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लिन फेंग है। जबकि पीछे खड़े मास्टर जी सब कुछ देखकर सोच रहे होते हैं ये लड़का वाकई में टैलेंटेड लड़का है और साथ ही इसे पता है कि किस वक्त किसको माफ करना और किसको सजा देनी है। ये लगता है कि इस लड़के का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, ये एक बहुत ही अच्छा जनरल बनेगा। मास्टर लिन फेंग से कहते हैं अगर तुम जीथर बजाना सीखना चाहती हो तो मुझे आकर ढूंढ लेना, मैं तुम्हें जीथर बजाना भी सिखाऊंगा। लिन फेंग मास्टर से कहता है लेकिन मास्टर आज से पहले मैंने कोई भी धुन नहीं बजाई, बाद में मत कहना कि मैं काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहा हूँ। मास्टर हंसते हुए आगे चले जाते हैं। जबकि यंग मास्टर वैन लिन फेंग से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, मास्टर ने कभी किसी को भी जीथर बजाने के लिए ऑफर नहीं की और तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये ऑफर की है। लास्ट टाइम मैंने भी मास्टर से कहा था कि मुझे भी जीथर बजाना सिखा दे, लेकिन मास्टर ने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिर यंग मास्टर वैन उन सभी को अपने साथ लेकर उनके रेजिडेंशियल एरिया की तरफ आता है। वो उनसे कहता है इस स्क्वायर में तुम लोग रहने वाले हो, वहाँ पर सेंटर में एक पगोडा होता है। लिन फेंग उसे कहता है यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया के सेंटर में ये पगोडा क्या कर रहा है। यंग मास्टर वैन उसे उस पगोडा के बारे में बताता है। वो उससे कहता है इसको कल्टीवेशन पगोडा कहा जाता है, हमारे यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर इस पगोडा के अंदर जाते हैं जो कि यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर इस पगोडा के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, तुम उन रूम्स के अंदर बैठकर अपने आप को कल्टीवेट कर सकते हो। यहाँ पर आसपास जितने भी रूम्स हैं उनमें से जो भी रूम्स खाली हैं तुम उन सभी के लिए अपनी अपनी सेटलमेंट्स को अरेंज कर लो, तुम्हें जो वाला रूम चाहिए वो ले सकते हो, लेकिन याद रखना किसी दूसरे के रूम में बिना इजाजत के जाना मना है। जिंगजुन आगे बढ़ती है और उनसे कहती है यंग मास्टर और मेरा रूम हमारे ब्रदर लिन फेंग के साथ वाले होना चाहिए ताकि हम लोग आपस में पड़ोसी बन सके। इसी वक्त वो मोटू जॉन चैन भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ वाला रूम चाहिए, अगर तुम इस बात को माइंड न करो तो। लिन फेंग उसे कहता है ब्रदर जॉन तुम भी यहाँ पर आए हो, चलो कोई बात नहीं, तुम भी यहाँ पर एक रूम ले सकते हो। जॉन चैन लिन फेंग से कहता है ब्रदर अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो हम लोग इस अकेडमी में एक दूसरे का ख्याल रख सकेंगे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई मसला होगा, हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर रूम्स में रह सकते हैं। लिन फेंग यंग मास्टर वैन से कहता है चलो ठीक है, हमने अपनी अरेंजमेंट्स कर ली है, ये दोनों मेरे नेबर्स बनेंगे, अब हमें हमारे रूम्स तक ले चलो। यंग मास्टर वैन उसे कहता है तुम सभी ने अपने रूम्स को तो सेटल कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी एक मेंबर बाकी है जिसके लिए रूम्स को चूज करना बाकी है। लिन फेंग हैरान हो जाता है और कहता है अब यहाँ पर कौन सा मेंबर बचा है। वो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर मैंकिंग खड़ी होती है। फेंग मैंकिंग से कहता है मैंकिंग तुमने अपने लिए रूम चूज नहीं किया, तो मैंकिंग उसे कहती है जहाँ पर लिन फेंग जाएगा मैं भी वहाँ पर जाऊंगी, मैं लिन फेंग के रूम में ही रहूंगी। जैन चैन और यंग मास्टर वैन दोनों ही आगे बढ़ते हैं और लिन फेंग से कहते हैं ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, हम तो तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, तुम दोनों एक ही रूम में रहने वाले हो। लिन फेंग मैंकिंग से कहता है चलो ठीक है, हम लोग एक ही रूम को शेयर कर लेते हैं, इस तरह मैं तुम्हारा ख्याल भी रख पाऊंगा। मैंकिंग उसे कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत है, क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ पर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे दिन की 10 स्टोरी सुनाना होंगी। तो ये सभी लोग यहाँ पर अपने रूम्स की सेटलमेंट कर लेते हैं। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन सेक्रेट एकेडमी ऑफ जूजू की ओपनिंग का दिखाया जाता है। तो सेक्रेट एकेडमी ऑफ जूजू को बहुत ही ग्रैंड एकेडमी बनाया गया है क्योंकि ये प्रिंस लैंग ने बनाई है और यहाँ पर बाकी के जितने भी छोटे सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स के अंदर से सबसे ज्यादा जीनियस डिसाइपल्स को लाया गया है। इसी वजह से इस एकेडमी को इतना ज्यादा ग्रैंड होना ही चाहिए था और इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी काफी ज्यादा ग्रैंड होती है। बहुत सारे लोग वहाँ पर इसकी ओपनिंग सेरेमनी में आए होते हैं। जब यहाँ पर एकेडमी के दरवाजे खुलते हैं तो वहाँ पर से वो सारे बच्चे निकलते हैं जो लोग इस एकेडमी में स्टूडेंट बनने वाले हैं। तो यहीं पर कुछ पुराने फेसेस को भी दिखाया जाता है जिनमें ब्रदर रेन को दिखाया जाता है, नालैन फेंग होती है और साथ ही हमारे लिन फेंग की कजन लिन कियान भी होती है। यहाँ पर ना सिर्फ पुराने चेहरे हैं बल्कि उनके साथ साथ उनकी फैमिलीज के मेंबर्स भी हैं। लिन फैमिली के एल्डर्स भी यहाँ पर आए होते हैं। लिन कियान के फादर जो कि अब अपने सेक्टर के लीडर बन चुके हैं, उनके साथ साथ ग्रेट अंकल भी यहाँ पर आए होते हैं। उन्होंने लिन फेंग के डैड के ऊपर अटैक किया था। तो लिन पा ग्रेट अंकल से कहते हैं ग्रेट अंकल क्या आप देख रहे हैं, मेरी बेटी इस वक्त सेक्रेट एकेडमी ऑफ जूजू की स्टूडेंट बन
चुकी है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बेटी हमारी लिन फैमिली का नाम रोशन करेगी और उसने ऐसा करके दिखा दिया है। नालैन फैमिली के लीडर भी वहीं पर खड़े होते हैं जो कि अपने सेक्टर के गवर्नर है। वो कहते हैं मेरी बेटी नालैन फैंग, मुझे पता था कि वो एक दिन ये सब कुछ जरूर करेगी। अब वो जूजू एकेडमी की एक स्टूडेंट बन चुकी है, हमारे नालैन सिटी का नाम रोशन हो जाएगा। प्रिंस लैंगटियान ऊपर खड़े होते हैं और उनके साथ उनका बेटा भी होता है। वो उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम सभी लोग यहाँ पर हमारी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हो। पीछे खड़े बंदे सोच रहे होते हैं जैसा कि हमने सुना था वो बिल्कुल ठीक निकला। हमने सुना था कि प्रिंस लैंग इस एकेडमी के हेड बनने वाले हैं और वाकई में ये बात सच है। प्रिंस लैंग तो वाकई में यहाँ पर है और यही इस एकेडमी के हेड बनने वाले हैं। लेकिन उनमें से कहता है मैंने तो ये भी सुना था कि डिवाइन आर्चर लियू कैंग उसको इस एकेडमी का हेड बनाया जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है। लगता है कि वो सिर्फ एक अफवाह थी। लिन फेंग भी अपने कंपेनियंस के साथ यहाँ पर आया होता है। लिन फेंग ने अपना निकाब लगाया होता है, हालांकि इसके निकाब लगाने से कुछ भी छुपता तो है नहीं, साफ पता चल रहा है कि ये हमारा लिन फेंग ही है। प्रिंस लैंगटियान उन सभी से कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर काफी दूर से आए हो इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, इसलिए मैं अपनी स्पीच को बहुत ही शॉर्ट रखूंगा। हम लोग यहाँ पर अनाउंस करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग इस ओपनिंग सेरेमनी को खत्म करेंगे। प्रिंस लैंगटियांग उनसे कहते हैं अब जबकि हम लोग यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी रख रहे हैं, हमें अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स की जरूरत है। तुम सभी लोग जो कि यहाँ पर इस अकेडमी को अटेंड करने के लिए आए हो, इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हो, तुम सभी को भी एक मौका दिया जाएगा हमारी सेक्रेट अकेडमी ऑफ जूजू को ज्वाइन करने का। तुम में से जो बच्चा भी यहाँ पर एक्सेप्ट होगा उसे बहुत सारी रिसोर्सेज दिए जाएंगी। ना सिर्फ रिसोर्सेज मिलेंगे बल्कि उसे यहाँ पर बेस्ट टीचिंग मिलेगी। और साथ ही प्रिंस टियान उनसे कहते हैं और साथ ही मैं आप जो यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और लोगों को भी अपनी एकेडमी को ज्वाइन करवाया है। हमारे पास 2 ऑफिशियल्स हैं जो कि दूसरे 2 क्लैन से आए हैं। आप लोग इनको पहले से जानते हैं और साथ ही वो उन दोनों को वहाँ पर बुलाते हैं। चू फैमिली का चू जैन और उसके साथ जू फैमिली का जू लियू होता है। वो दोनों वहाँ पर सामने आकर खड़े हो जाते हैं प्रिंस लैंग के साथ। वो सभी लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में 8 ऑफिशियल्स में से 2 ऑफिशियल्स हैं, क्या वाकई में इन्होंने भी सेक्रेट अकेडमी ऑफ जूजू को ज्वाइन कर लिया है। तो उनके वहाँ पर अपीयर होने के बाद प्रिंस लैंगटियान सभी बच्चों से कहते हैं तो मैं यहाँ पर फाइनली इस बात को अनाउंस करने वाला हूँ कि हमारी सेक्रेट अकेडमी ऑफ जूजू यहाँ पर स्टैब्लिश की जाती है और इस अकेडमी का हेड मैं बनूंगा जिसका नाम प्रिंस लैंगटियांग है। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, अकेडमी बन चुकी है और प्रिंस लैंग इसके प्रिंसिपल बनने वाले हैं। तो वहाँ पर काफी सारे छोटे सेक्टर्स के लोग भी आए होते हैं। छोटे सेक्टर्स के हेड अपने साथ काफी सारा गोल्ड लेकर आते हैं ताकि वो यहाँ पर ऑफरिंग्स दे सके इस नई अकेडमी को। और प्रिंस लैंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि दूसरे सेक्टर्स के लोग उनको ऑफरिंग्स दे रहे हैं। इसी वक्त एक तीर उड़ता हुआ सीधा प्रिंस लैंग की तरफ आगे बढ़ता है। प्रिंस लैंग का बेटा उस तीर को आते हुए देख लेता है। वो जल्दी से आगे बढ़ता है अपने फादर को बचाने के लिए। वो अपने हाथ को उस तीर के साथ टकराता है। इसके साथ वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है क्योंकि वो ऊपर वाली बिल्डिंग में होते हैं। पीछे वाली दीवार टूट जाती है और प्रिंस लैंग का बेटा दीवार से बाहर की तरफ गिर जाता है और काफी जख्मी हो जाता है। अब वो दोनों ऑफिशियल उस तीर की तरफ देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो लियू कैंग है, डिवाइन आर्चर ही ऐसा कर सकता है। जनरल लियू कैंग वहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनके सोल्जर्स भी होते हैं। वो वहाँ पर आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। प्रिंस लैंग से कहते हैं मैं यहाँ पर अपनी कैवलरी को लेकर आया हूँ ताकि प्रिंस लैंग को यहाँ पर बधाई दी जा सके। प्रिंस लैंग गुस्से के साथ उसे कहते हैं लियू कैंग अब इस बात का क्या मतलब था। देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हम आर्चर डिवाइन आर्चर को पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर क्यों आए हैं, इस बात का क्या मतलब है और उन्होंने हमारे प्रिंस लैंग के ऊपर अटैक क्यों किया। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं जनरल लियू कैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने डॉनलैंड विलेज में होना चाहिए था अपनी पोस्ट पर। जनरल उसे कहते हैं मैं यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आया हूँ। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं यहाँ पर हमारी नई अकेडमी की ओपनिंग की सेरेमनी चल रही है और तुम यहाँ पर मुझसे इंसाफ लेने के लिए आए हो, तुम्हें मुझसे किस तरह का इंसाफ चाहिए। जनरल लियू कैंग उसे कहते हैं तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, पिछले 20 साल से मैं इस कैवलरी को संभाल रहा हूँ और मैंने कभी भी किसी बैटल को अवॉइड नहीं किया। जब भी जूजू किंगडम को मेरी मदद की जरूरत थी मैंने अपने सोल्जर्स के साथ तुम्हारी मदद की, हर बैटल में गया। तुमने अकेडमी बनाने के बारे में बात की, मैंने अपनी बेटी को सारे सेक्टर्स में भेजा तुम्हारे इस पैगाम को लेकर कि वो सभी लोग अपने यंग मास्टर्स को हमारी अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए भेज दे। यहाँ तक कि मैंने अपनी कैवलरी भी तुम्हें दे दी कि तुम मेरी कैवलरी को यूज कर सकते हो, मेरी आर्मी को कमांड कर सकते हो। लेकिन इसके बदले में तुमने क्या किया, तुमने मेरे ही सेक्टर, जो सेक्टर ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिससे मैं पढ़कर निकला था, जिसके टीचर्स को मैं अपने फादर्स की तरह मानता हूँ, मेरा सेक्टर यूनाइट सेक्टर, तुमने उसी सेक्टर को मेरी ही आर्मी को यूज करते हुए तबाह कर दिया और वहाँ पर सारे टीचर्स को मार डाला। प्रिंस लैंगटियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे ये कहने की मैं यहाँ पर कौन सा इंसाफ लेने के लिए आया हूँ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 67 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 68 के साथ हाजिर हो। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जनरल लिू कैंग प्रिंस लैंग से कहते हैं मैं यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे यूनहाई सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, वही मेरी आर्मी को यूज करते हुए। प्रिंस लैंग यांग से कहते हैं यूनहाई सेक्टर वालों ने हमें अपोज किया था, मैंने उनसे कहा था कि वो अपने जीनियस डिसाइपल्स को यहाँ पर हमारी अकेडमी में भेज दें। ये ऑर्डर्स तुम्हें पता है कि हमारे जूजू किंगडम के हमारी रॉयल फैमिली से आए थे। हमारे किंग ने जो ऑर्डर्स जारी किए थे उन्हें हमारे किंग के ऑर्डर्स को मानने से मना किया, इसी वजह से उनकी डिस्ट्रक्शन उनके ऊपर आई। लेकिन तुमने यहाँ पर आकर ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मेरे ऊपर अटैक किया है। क्या तुम्हें अपने क्राइम्स के बारे में पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर साथ ही वो सारे सोल्जर से भी कहते हैं तुम सभी लोग कभी जूजू किंगडम के सोल्जर्स हुआ करते थे, लेकिन तुम यहाँ पर एक गद्दार का साथ दे रहे हो और इंपीरियल सिटी के अंदर हम सभी के ऊपर अटैक करने के लिए चले आए हो। मैं इंपीरियल सिटी के इंपीरियल फैमिली का एक यंग मास्टर हूँ, तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया है, तुम सभी को भी साथ सजा दी जाएगी। लिू कैंग से कहते हैं तुम मुझे यहाँ पर एक गद्दार कह रहे हो, मुझे ये बताओ कि मैं एक गद्दार कैसे हुआ। मैं तो यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आया हूँ और इंसाफ लेने से कोई गद्दार नहीं बन जाता। मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो यहाँ पर सिर्फ इंसाफ लेने के लिए आया हूँ। ये सारे सोल्जर्स भी मेरे साथ हैं। वो सारे सोल्जर जल्दी से चिल्लाकर कहते हैं हम लोग गद्दार नहीं है बल्कि तुम लोग गद्दार हो, तुमने हमारे जनरल के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हम अपने जनरल का साथ देंगे, अगर यहाँ पर हमें मरना भी पड़ा तब भी हम लोग यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस देंगे, लेकिन हम लोग अपने जनरल को फॉलो करेंगे। सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि सोल्जर्स तो जनरल लिू कैंग के साथ हैं। जनरल लिू कैंग भी रोना शुरू कर देते हैं अपने जनरल्स की इतनी ज्यादा डिवोशंस को देखकर। साथ ही जनरल अपने सोल्जर से कहते हैं जल्दी से अपने एरोज को ड्रॉ करो और वो जल्दी से अपनी बॉय एरोज को सामने की तरफ कर लेते हैं, स्लैंग की तरफ, ताकि वो उन सभी को मार सके। उसी वक्त वो सारे बच्चे भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है यहाँ पर फाइट होने वाली है, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। जबकि अकेडमी के स्टूडेंट्स अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं और कहते हैं जल्दी से इनके ऊपर अटैक करो ताकि प्रिंस लैंग को बचाया जा सके। लिू कैंग प्रिंस लैंग से कहते हैं ये हमारी लास्ट बैटल होने वाली है, मैं तो अपनी लास्ट बैटल फील्ड पर करना चाहता था, लेकिन अफसोस अब इंपीरियल सिटी में ये सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि प्रिंस लैंग भी आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे पता है कि ये यहाँ पर मरने वाला है। एक बार हमारा लिन फेंग आगे बढ़ता है और उनसे कहता है सभी लोग यहीं पर रुक जाएं। वो उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं। प्रिंस लैंग साथ साथ हमारे जनरल लिू कैंग जैसी लिन फेंग की तरफ देखते हैं वो कहते हैं ये तो वही लड़का है। वो लिन फेंग से कहते हैं इस सब का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ। लिन फेंग उसे कहता है जनरल जबकि तुम्हें ये सारी बात पहले से पता है तो तुम यहाँ पर इंपीरियल सिटी में क्या लेने के लिए आए हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें इस तरह इंसाफ नहीं मिलने वाला। जनरल लिू कैंग उसे कहते हैं मैं यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आया हूँ। लिन फेंग उसे कहता है ये इंसाफ तो सिर्फ तुम्हारी नजर में इंसाफ होगा, लेकिन ये कोई इंसाफ नहीं है, बाकी सभी की नजरों में तो ये कोई इंसाफ नहीं होगा। तुम यहाँ पर अपना इंसाफ लेने के चक्कर में अपने साथ साथ अपने सारे सोल्जर्स को भी मरवा दोगे। तो लिन फेंग वहाँ पर सामने आकर खड़ा हो जाता है और प्रिंस लैंग से कहता है प्रिंस लैंग क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम पूछ सकते हो। साथ ही वो सोच रहे होते हैं आखिर ये लड़का है कौन और इसने मास्क क्यों लगाया हुआ है, क्या मैं इसको जानता हूँ। लिन फेंग उसे कहता है तुमने अपनी अकेडमी का नाम सेक्रेड अकेडमी ऑफ जूजू क्यों रखा है। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं क्योंकि मेरी अकेडमी बहुत ज्यादा प्योर और नोबल है, इसी वजह से हमने इसको सेक्रेड अकेडमी ऑफ जूजू का नाम दिया क्योंकि ये बाकी की सारी अकेडमी से बहुत ज्यादा नोबल और प्योर होने वाली है। लिन फेंग उसे कहता है तुमने कहा कि तुमने अपनी अकेडमी का नाम सेक्रेड अकेडमी इसलिए रखा क्योंकि तुम्हारी अकेडमी बहुत ज्यादा प्योर है, लेकिन तुम्हारी अकेडमी में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि बिंगजू माउंटेन विलेज से हैं। इनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स हाउजू सेक्टर से हैं और कुछ तो ऐसे हैं यूनहाई सेक्टर से हैं। तुमने कहा कि यूनहाई सेक्टर गद्दार सेक्टर है और तुमने उन्हीं के सेक्टर के स्टूडेंट्स को अपनी सेक्रेड अकेडमी में जगह दे दी। तुम्हें नहीं लगता कि यूनहाई सेक्टर के स्टूडेंट्स के तुम्हारी अकेडमी को ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी अकेडमी सेक्रेट नहीं रही। प्रिंस लैंग भी इसकी बात सुनने के बाद आगे से खामोश हो जाते हैं। लिन फेंग उसे कहता है प्रिंस लैंग अपनी अकेडमी को सेक्रेट अकेडमी का नाम देना क्या ये तुम्हारा आइडिया था या फिर किसी और का आइडिया था। प्रिंस लैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये बंदा काफी ज्यादा होशियार लगता है कि इससे डील करने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। लैंग उसे कहते हैं हाँ ये मेरा आइडिया था अकेडमी को सेक्रेट अकेडमी का नाम देने का। लिन फेंग उसे कहता है प्रिंस लैंग तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बोल्ड हो, तुमने यहाँ पर पहले बाकी के सारे सेक्टर्स के लीडर्स को इस बारे में मना लिया कि तुम उन सभी को अपने साथ मिलाकर स्टूडेंट्स को सेक्रेट अकेडमी में एडमिशन दोगे और फिर उन सभी को अपने साथ लेकर तुमने यूनहाई सेक्टर के ऊपर अटैक किया और यूनहाई सेक्टर को बर्बाद कर दिया। और जबकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जनरल लिू कैंग यूनहाई सेक्टर के एक स्टूडेंट हैं, अपने सेक्टर को बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। प्रिंस लैंग उसे कहती है अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। लिन फेंग उसे कहता है प्रिंस लैंग यहाँ पर अब बच्चा बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जूजू किंगडम में सभी को पता है कि हमारे जनरल लिू कैंग ये यूनहाई सेक्टर के एक स्टूडेंट थे, ये एक बहुत ही राइटियस मैन है, इन्हें अपने सेक्टर से बहुत ज्यादा प्यार है। तुमने जब उनके सेक्टर को तबाह किया तुम्हें ये बात भी अच्छी तरह से पता थी कि जनरल लिू कैंग तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे, साथ ही वो अपनी आर्मी को लेकर इंपीरियल सिटी में ही तुमसे बदला लेने के लिए आएंगे। अब वो यहाँ पर आएंगे तुम उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा सकते हो, तो ये सारे का सारा शुरुआत से तुम्हारा ही प्लान था।
तुमने यहाँ पर जूजू किंगडम के एक पिलर जनरल लियू कैंग के खिलाफ ये सारा प्लान बनाया है। तुमने न सिर्फ यूनाइट सेक्टर को बर्बाद किया बल्कि तुम्हारा असली मकसद जनरल लियू कैंग को हटाने का था। प्रिंस लैंग गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं, ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, अपना मुंह बंद करो, तुम इस तरह नहीं कह सकते। लिन फेंग उसे कहता है, क्या मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पीछे भी कोई और बंदा है जिसने ये सारे का सारा प्लान बनाया है और तुम्हें इस सब में मोहरे के तौर पर यूज कर रहा है? प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, ये सब कुछ मैंने किया है, ये सारा प्लान मेरा है, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गयी? लिन फेंग उसे कहता है, नहीं नहीं, मेरी बातें भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तुमने यहाँ पर जनरल लियू कैंग को मारने का प्लान बनाया है। तुम्हें पता है कि जनरल लियू कैंग के मरने से जूजू किंगडम के बहुत सारे लोगों की मौत होगी, क्योंकि जिनको ये प्रोटेक्ट करते हैं वो सभी लोग मारे जाएंगे। जनरल लियू कैंग जूजू किंगडम के एक पिलर है। तुम्हें अपने क्राइम्स के बारे में बताया, जहाँ पर तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हारी वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। जनरल लियू कैंग भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं, तो ये सारे का सारा प्लान मुझे हटाने के बारे में था। प्रिंस लैंग लिन फेंग से कहते हैं, तुमने हमारी ओपनिंग सेरेमनी को खराब किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर ये सारी बातें की है, तुम्हें तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर तुम्हारा प्लान क्या है, आखिर तुम चाहते क्या हो? लिन फेंग उसे कहता है, मेरा तो कोई भी प्लान नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर सभी लोगों को ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे जहन में आ रही है। मैंने जो सोचा मैंने वो बता दिया, पर जितने लोग हैं वो सभी लोग इससे अपना नतीजा निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात ही पसंद नहीं आ रही तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। प्रिंस लैंग कहते हैं, पता नहीं ये बंदा है कौन और मैं यहाँ पर इसका कुछ कर भी नहीं सकता, बाद में मुझे ढूंढना होगा कि ये बंदा कौन है और उसके बाद इसको मारूंगा। लिन फेंग जनरल लियू कैंग से कहता है, जनरल लियू कैंग, यहाँ पर आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये आपको मार डालेंगे या फिर आपका गद्दारी का इल्जाम लगेगा और आपके साथ बहुत सारे सोल्जर्स भी मारे जाएंगे। लेकिन अगर आप जिंदा रहेंगे और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो एक दिन आपकी स्ट्रेंथ इनसे इंसाफ का डिमांड करेगी। तो जनरल लियू कैंग उसकी बात सुनने के बाद अपने साथियों से कहते हैं, ठीक है, अपने एरोस को नीचे कर लो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जनरल लियू कैंग सोच रहे होते हैं, इस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर जिसके पास पावर है तो उसी को जिंदा रहने का हक है, सिर्फ वही जस्टिस हासिल कर सकता है। इस लड़के ने फिर से मेरी जान बचा ली। जनरल लियू कैंग हमारे लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लिन फेंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। जनरल अपने सोल्जर से कहते हैं, इसे एक घोड़ा दे दो। लिन फेंग को एक घोड़ा दे देते हैं। प्रिंस लैंग चिल्लाकर उससे कहते हैं, लियू कैंग, तुमने अपनी पोस्ट को छोड़कर अपनी आर्मी को लेकर इंपीरियल सिटी में चले आए हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। मैंने अभी तुम्हारे क्राइम्स के लिए सजा नहीं दी। जनरल लियू कैंग उसे कहते हैं, तुम्हारे पास ये राइट्स नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर सजा दे सको, ये राइट्स तो सिर्फ हमारे एम्परर के पास है। अगर हमारे किंग चाहे तो वो मेरे रैंक्स को कम कर सकते हैं, वो मुझे आर्मी से निकाल सकते हैं, मैं खुद ही आर्मी को छोड़ दूंगा, लेकिन इस सब के लिए पहले किंग को मुझसे बात करना होगी। जनरल लियू कैंग अपने सोल्जर से कहते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। तो वहाँ पर अकेडमी के डिसाइपल्स जल्दी से उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। उसी वक्त मैंकिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए नीचे के ग्राउंड को फ्रीज कर देती है ताकि वो सभी लोग वहीं पर रुक जाएं। वो उनके पाँव को वहाँ पर फ्रीज कर देती है। लिन फेंग मैंकिंग की तरफ देखता है और उसे कहता है, मैंकिंग, बस कुछ दिन के लिए यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा, मुझे जनरल लियू कैंग के साथ जाना पड़ेगा, कुछ दिन तक मैं वापस आ जाऊंगा, मैं तुम्हें इस वक्त अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, अकेडमी रूम में जाकर मेरा इंतजार करना। वो उसे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जनरल लियू कैंग अपने सोल्जर्स और लिन फेंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जबकि प्रिंस लैंग वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। इन फैमिली के लोग भी वहाँ पर खड़े ये सब कुछ देख रही होती है और कहते हैं, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंपीरियल फैमिली में भी सब कुछ हो सकता है। ग्रेट अंकल लिनबा से कहते हैं, लिनबा, जरा उस लड़के की तरफ देखो, तुम्हें उस लड़के को देखकर कुछ याद नहीं आता, वो तो जाना पहचाना लगता है। तो लिन फेंग उन सभी की तरफ मुड़कर देखता है तो लिन फेंग उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये वाकई में वही कचरा तो नहीं है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन डॉन रेन टाउन का दिखाया जाता है। जनरल लियू कैंग लिन फेंग को अपने साथ लेकर डॉन रेन टाउन में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका बेस है। जनरल लियू कैंग लिन फेंग से कहते हैं, हम लोग पिछले कई घंटों से सफर कर रहे हैं, फाइनली हम लोग डॉन रेन टाउन में पहुँच गए हैं। लिन फेंग जनरल से कहता है, ये तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट रोड है, जहाँ पर कोई भी आकर दुश्मन अटैक करता है तो वो लोग तो पूरे के पूरे गाँव को तबाह कर देंगे, सभी लोगों को मार डालेंगे, आसपास तो कोई दीवारें भी नहीं है। जनरल लियू कैंग से कहते हैं, इस गाँव में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सभी लोग आम से लोग हैं, ये कॉमनर विलेजर्स हैं, को फाइट करना नहीं आता, उनके पास कोई भी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स नहीं है और इनके पास पावर भी नहीं है। इसी वजह से अगर कोई अटैक करता भी है तो इन गाँव वालों को नहीं मारता। यहीं पर जनरल लियू कैंग लिन फेंग से कहते हैं, क्या तुम्हें हमारे जूजू किंगडम की ज्योग्राफी के बारे में पता है? हमारा जूजू किंगडम ये आसपास से किन किन बड़ी बड़ी पावरफुल रेसिस के साथ घिरा हुआ है, पावरफुल कंट्रीज के साथ। मैंने आज से पहले कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें सब के बारे में बताने वाला हूँ। हमारे आसपास के जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं और हमारा जूजू किंगडम ये तो सिर्फ एक छोटी सी वेसल स्टेट है, ये एक बहुत ही छोटा कंट्री है। हमारा जूजू ये जू रीजन में आता है, जबकि दूसरी तरफ शेनलोंग एम्पायर और उसके साथ साथ टियानलोंग एम्पायर है, वो सभी लोग भी वेसल स्टेट्स हैं। इसी वजह से इन सारी वेसल स्टेट्स के दरमियान में आपस में फाइट होती रहती है। ये सभी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं कि ये लोग अपने एरिया को बढ़ा सकें और दूसरे कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर सकें। इतने भी बड़े एम्पायर्स हैं वो इन छोटी छोटे कंट्रीज के आपस में फाइट में जरा भी इंटरफियर नहीं करते, लेकिन तब इंटरफियर करते हैं जब एक छोटा कंट्री
कम्प्लीटली एनाइलेट होने वाला हो, जहाँ पर सिर्फ एक ही जंगल का कानून है, स्ट्रॉन्गेस्ट कमजोर का शिकार करेगा। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 68 का एंड करेंगे। तो बाकी सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। जनरल ल्यू कैंग हमारे लिन फेंग को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।